नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बरेली के अंदर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बरेली में धड़ल्ले से अवैध खनन के काम चल रहे हैं। खनन में लिप्त ट्रैक्टर के नीचे एक 14 साल का किशोर आ गया। किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अवैध खनन के चलते लगातार हादसे होते हैं। इज्जत नगर के एसडीएम पर भी हमले की कोशिश की गई थी। सरकारी अमले पर भी हमला कर रहे हैं बेखौफ माफिया। थाना सुभाष नगर के अंगूरी टांडा का पूरा मामला है। तो अवैध खनन के चलते लगातार यहां हादसे हो रहे हैं। इज्जत नगर में एसडीएम पर भी हमले की कोशिश की गई थी। तो सरकारी अमले पर भी हमला कर रहे हैं बेखौफ माफिया। ट्रैक्टर के नीचे आया 14 साल का किशोर। किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कॉलेज पे जा रहे थे, बीवी के साथ में जा रहा था। लौंडा पीछे आ गया, पीछे टक्कर ट्रैक्टर वाले ने मार दिया। अच्छा, ट्रैक्टर कौन सा है? ट्रैक्टर तो हमने देखा नहीं है, स्वराज ट्रैक्टर है। अच्छा, स्वराज ट्रैक्टर क्या करने जा रहा था? मट्टी भरने जा रहा था। मट्टी भरने जा रहा था। तो ये कौन सा गांव लगता है आपका? अंगूरी टांडा ठकुरान। अच्छा, अंगूरी टांडा ठकुरान। तो यहाँ से तो ट्रैक्टर अक्सर निकलते ही रहते होंगे। हाँ, ट्रैक्टर। तो ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो कुछ सवाल पूछना बेहद लाजमी है। और ऐसे बेबाकी के अंदाज में सवाल हम पूछेंगे। पहला सवाल यह है कि क्या आए दिन हो रही घटनाओं को प्रशासन रोकने में नाकाम है? पहला और महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा सवाल, एसएसपी रोहित सजवान माफियाओं पर क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? माफिया वहां पर अवैध खनन क्यों कर रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। घटनाएं हो रही हैं फिर भी पुलिस और प्रशासन में चुप्पी आखिर क्यों है? ये तीसरा महत्वपूर्ण सवाल। तो ये तीन सवाल न्यूज़ वन इंडिया पूछना चाहता है बरेली के पुलिस प्रशासन से, बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों से। सीधे ये सवाल है। तो एसएसपी रोहित सजवान माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि घटनाएं हो रही हैं फिर भी पुलिस और प्रशासन चुप क्यों बैठा है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो बरेली के अंदर अवैध खनन का मामला सामने आया। अवैध खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर के नीचे 14 साल का किशोर आता है, उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके अलावा प्रशासनिक जो एसडीएम इज्जत नगर हैं, उनके भी काफिले पर, उनके भी लोगों पर हमला किया गया था माफियाओं के जरिए। तो इस तरह से लगातार वहां पर माफिया बेखौफ हैं। अयाज खान हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। अयाज, सबसे पहले मैं हालत समझना चाहूंगी बरेली के अंदर जो स्थिति है, उस स्थिति में अवैध खनन माफिया किस तरह से बेखौफ हैं और लगातार अगर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो फिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? ये बताना चाहूंगा, ये बरेली में माफियाओं का हौसला आप इससे ऊपर हमला किया गया। जब वहां उसको रोकने के लिए गए क्षेत्र में, उसको लेकर के एक हमला किया गया। कहीं ना कहीं एक बड़ा खनन माफियाओं का एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गिरोह है जो पूरी तरीके से सक्रिय है। यहाँ पे एक राजनीतिक कहें या प्रशासनिक कहें, कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट है उन्हें, जो किसी तरीके से कोई भी दबने की बात नहीं उनके सामने आती है। कोई भी आए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। बरेली जिले में तहसीलों स्तर पे भी बड़े स्तर पे खनन चल रहा है। कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। अयाज, एसएसपी साहब रोहित सजवान एक युवा आईपीएस हैं और काफी एनर्जेटिक भी लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे, नकेल नहीं कस पा रहे, क्योंकि अब तो समय भी हो गया बरेली में आए उन्हें, तो क्या इसके पीछे उनकी एक मौन हामी है, एक सहमति है? जी, बताना चाहूंगा, ये सबसे अहम बात ये है भ्रष्टाचार को लेकर किसी तरीके की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिसपे कुछ कहा जा सके। लेकिन अभी तक जब उनके संज्ञान में बात आई, उस तक बात की, उन्होंने कहा जांच चल रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल इस जो प्रकरण में सीधा ये कहा है, परिजन जो है उन लोगों ने कार्रवाई करने से मना कर दिया है। अब उनके लेकिन अयाज, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर अवैध खनन ही ना हो, इन माफियाओं पर प्रशासन नकेल कस दे, तो फिर ऐसे 14 साल के आज जो किशोर की मौत हो गई, ऐसी मौतें भी ना हो। जी, मैं बता दूं, ये सबसे बड़ी और अहम बात है। एक मासूम बच्चा ट्रैक्टर के नीचे दबकर खनन से और उसकी मौत हो जाना, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था पे। कहीं ना कहीं सामने की बात है और पुलिस व्यवस्था सीधा ये कहने से बच जाती है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि घटना तो हुई, जब मौके पर घटना हुई उस पर कार्रवाई बनती है। अब क्या वजह है क्या नहीं जो उस पर किसी तरीके की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, उसे पूरा मामला निपटा दिया जाता है। माफियाओं पर नकेल क्यों नहीं कस पा रहा प्रशासन? जी, अभी तक पूरी तरीके से फेल करने में विफल रहा है और फेल रहा है। जब भी बात की जाती है
तो एक बड़े जिम्मेदार अधिकारी से जब हमने इस मामले पे बात की थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने साफ बोलने से मना किया था। उन्होंने दबे लफ्जों में कहा था, आप सब जानते हैं खनन किस तरीके से और कौन कौन चलाते हैं। तो ये सीधी दबे लफ्जों में बात उनकी निकल के आई, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव में है पुलिस और प्रशासन कहीं ना कहीं बड़े दबाव में नहीं कर रहा है। तो ये एक बड़े सवाल है। ठीक है, आप बने रहिए अयाज हमारे साथ, हम आपसे एक और खबर पर जानकारी लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है बरेली के प्रशासन पर कि आखिर अवैध खनन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही, यह अवैध खनन हो ही क्यों रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है, क्योंकि अगर अवैध खनन ना हो तो बहुत सारी समस्याएं जो खबरों में सामने आती हैं उन सब पर भी रोक लग जाएगी। क्या आए दिन हो रही घटनाओं को रोकने में नाकाम हो चुका है बरेली का प्रशासन? पहला महत्वपूर्ण सवाल न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से। दूसरा ये कि एसएसपी रोहित सजमान माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह कि घटनाएं हो रही हैं फिर भी पुलिस और प्रशासन चुप आखिर क्यों है? क्या मजबूरी है जिसके आगे चुप हो चुका है बरेली का पूरा प्रशासन? खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली के अंदर मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। दो युवकों की भीड़ ने बुरी तरह से पिटाई की है। आपको बता दें कि चोरी के शक में पिटाई से एक युवक की मौत भी हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। दोनों तरफ से पुलिस ने केस दर्ज किया। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बन्नूलाल कॉलोनी का पूरा मामला है। तो यहां पर दो युवकों को बुरी तरह से मारा पीटा गया और एक युवक की मारपीट की वजह से अस्पताल में मौत हो गई। तस्वीर आप देखिए। क्या नाम है? नाम बता। मेरा नाम है आलोक सक्सेना। भाई मैं हॉस्पिटल में आया था, हॉस्पिटल में आया था। मेरी भाई मारू मत, पहले पूछ तो रहे उनसे। तो ये वीडियो आपने देखी किस तरह से उस युवक के साथ मारपीट की गई। बस शक था किसने चोरी की घटना को अंजाम दिया और इस घटना के अंजाम देने के शक में उसे इतनी बुरी तरह मारा पीटा गया कि उसकी मौत हो गई अस्पताल में। दो युवक थे, एक की मौत हुई है, एक का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। मॉब लिंचिंग की घटना ये बरेली में सामने आई है। तो बरेली में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आने के बाद प्रशासन के अंदर हड़कंप है, प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप है। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं कि ऐसी घटनाएं बरेली के अंदर आखिर क्यों हो रही है, कानून के इकबाल को चुनौती आखिर क्यों दी जा रही है। लड़का और एक उसका दोस्त शाहरुख जो बाइक से रात के करीब 12:30 बजे थे और 100 मीटर रोड पे कोई कॉलोनी के पास से गुजर रहे थे। वहाँ पे किसी ने आवाज़ दी, उस पर विवाद हुआ। मैंने गाड़ी रोकी, उस पर विवाद बढ़ा, उन्हें मारपीट हो गई। इसमें 5-7 लोगों ने आके इसको राड और सरियों से मारा सर पे। थाना इज्जतनगर के अंतर्गत वादी के द्वारा सूचना दी गई कि देर रात्रि लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच दो चोर उनके घर में घुसाए और वहां रखा चोरी का सामान, जो सामान है उसको चोरी करने लगे। तो इस बीच हमारे साथ बरेली से एसएसपी जुड़ गए हैं रोहित सजमान साहब। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरी आवाज पहुंच रही है? हमारा संपर्क शायद कट गया है, हम दोबारा संपर्क करेंगे। तो बरेली के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं जिस तरह से सामने आई, एक ताजा घटना सामने आई है बरेली में, जहां पर दो युवकों की भीड़ ने पिटाई की है। अयाज हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अयाज, ये मॉब लिंचिंग की घटना कैसे हुई, क्या मामला है, जरा एक बार तफसील से बताएं। बताना चाहूंगा, ये थाना इज्जतनगर क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे एक चोरी की जैसी वारदात की बात कही गई थी, लेकिन उसमें किसी तरीके की ऐसी चोरी की बात सामने नहीं आई जिससे कि उन्हें कहा जाए। तो ये पूरी तरीके से मारा गया, उन्हें से लाठी डंडों से पूरी तरीके से पीटा गया। फिर पुलिस ने उन्हें, जो स्थानीय लोग थे जिसने आरोप लगाया था कि हमारे यहाँ चोरी, उन लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं, पीटते हुए कर दिया। फिर उसके बाद वो थाने ले जाती है और फिर ये कहा जाता है, परिजनों का आरोप है सीधा पुलिस पे कि पुलिस ने भी रात में उसकी पिटाई की थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस पे सवालिया निशान है और बड़े एक आरोप है। अब जिसके घर चोरी हुई थी, हमने जब उससे संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने भी कहा कि हमने पुलिस को सही सलामत यहाँ से भेजा था। अब वहां जाने के बाद क्या हुआ, कैसे उसकी डेथ हुई, कैसे पिटाई हुई, क्या हुआ, जो उसके बाद उसकी डेथ हुई। जिस वायरल वीडियो का जिक्र किया जा रहा है उसमें उन लोगों की पहचान भी हुई होगी जिन लोगों ने इन दो युवकों के साथ मारपीट की। क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? जी, उन दोनों के ऊपर से जो
जो ऊपर कार्रवाई हुई है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भी भेजने की प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी बात ये, इधर से जिसकी डेथ हुई है उसकी पत्नी की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इसमें अभी गिरफ्तारी सिर्फ जिसने मारी है उसी की तरफ से हुई है। ये एक, तो इसमें कहीं ना कहीं एक सीधा आरोप है जिसके घर चोरी हुई थी उसका भी, कि हमारे यहाँ से सीधा गया है, हमने सही पुलिस को सलामत दिया है। लेकिन अब ये सवाल बड़ा निशान है कि किस वजह से उसकी कैद हुई, पुलिस ने पीटा, हालांकि पत्नी का आरोप सीधा है, उसमें चोरी का आरोप लगाया गया। अयाज, क्या इन दोनों युवकों के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ मौके पर या पुलिस की पड़ताल में? चोरी का सामान कोई भी उनके पास से बरामद नहीं हुआ। हालांकि उनका ये कहना है कि वो चोरी करने, परिजनों का कहना है कि चोरी करने नहीं गए थे, वो टहलने किसी काम से गए थे वहां पे। तो उनका सीधा ये कहना है कि उन्हें एक पकड़ करके षड्यंत्र के तहत, अब क्या इसमें क्या कहा जाए, आगे की छानबीन के बाद ही पता लगेगा क्या हुआ। तो उनके पीठ हुई है, फिर इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, दूसरे को पुलिस हवालात में बंद कर दिया, जिसके लिए उसे जेल भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं ये पुलिस के साथ। ठीक है, शुक्रिया अयाज हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, बजट सत्र से पहले मंथन लगातार जारी है। लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल। तो बजट सत्र से पहले मंथन और लोकसभा में, लोक भवन के अंदर माफी चाहेंगे बीजेपी विधायक दल की बैठक। इसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, जरा बैठक का हाल बताएं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें कहीं न कहीं सभी विधायकों के साथ में ये रणनीति पर चर्चा हुई कि किस तरीके से विधानसभा का सत्र चलेगा और इस दौरान अगर विपक्ष किसी तरीके का हंगामा करता है या जो सवाल उठाता है उन सवालों का जवाब किस तरीके से देना है। साथ ही साथ में जो सत्ता पक्ष है वो किस रणनीति के तहत इस पूरे सत्र में शामिल होगा, उस रणनीति को लेकर इस विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई है। और कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है कि बीजेपी शांत रहकर इस पूरे सत्र को चलाने की कोशिश करेगी, जिसमें कोई भी ऐसा वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के सदस्यों की तरफ से नहीं जाएगा जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष को कोई मौका मिल सकता हो। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो कि बजट उत्तर प्रदेश का पेपरलेस पहली बार पेश होने जा रहा है और बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का होगा, जो अब तक के पेश जो 4 बजट रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा बजट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर साथ ही साथ जो 7 अध्यादेश उत्तर प्रदेश सरकार इस बजट सत्र में पास कराने जा रही है, उनको लेकर सभी विधायकों को निर्देशित किया गया है कि वो इस दौरान सदन की कार्यवाही में उपस्थित रहेंगे और फिजिकली तौर पर इन सभी चीजों में भाग लेंगे, जिससे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें स्मूथली हो जाएं और कोई भी ऐसा वक्तव्य ना हो जिससे विपक्ष को कोई मौका मिलता हो। जी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए बजट सत्र से पहले ये मंथन का जो दौर चल रहा है, किस तरह से सत्र चलाया जाए। आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, ऐसे में इस हंगामे के बीच बजट को पास कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सरकार की तैयारी क्या है इस पर? बिल्कुल, हम अगर देखें तो सरकार के पास में स्पष्ट बहुमत है और उस बहुमत के जरिए बीजेपी बहुत आसानी से ये सारे अध्यादेश और बाकी चीजें पास करा लेगी। कहीं ना कहीं जहां विधान परिषद का सवाल है वहां बीजेपी जरूर समाजवादी पार्टी से कमजोर है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के पास दूसरे दलों का भी समर्थन है। तो कोशिश यही होगी कि सभी चीजों को एक आम सहमति बनाई जाए, जिससे सहमति के आधार पर जो दूसरे दलों की चीजें हैं, सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, उसमें भी यही तय हुआ था, जो भी दूसरे दलों की वाजिब चीजें हैं जो कि सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं, उस पर सरकार चर्चा करने के लिए, जवाब देने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो कोशिश यही होगी कि बजट सत्र के हंगामे से बचा जाए, खासतौर पर सत्ता पक्ष के विधायक पूरा संयम बरतें और कहीं ना कहीं जो सरकार का उद्देश्य है, चाहे वो बजट हो या अध्यादेश हो, उनको पास कराने की कोशिश पूरी तरीके से की जाए और सभी विधायक फिजिकली तौर पर इस पूरी कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। गाजियाबाद से खबर, किसानों की रिहाई को लेकर धरने पर बैठे हैं वकील। किसानों के समर्थन में डीएम ऑफिस में धरने पर बैठे हैं वकील। वेब सिटी में जमीन खाली करने के दौरान पकड़े गए थे किसान और वकीलों का आरोप यह है कि जब जमीन खाली करा दी गई तो किसान जेल में क्यों हैं। तो किसानों के समर्थन में यहां पर वकील बैठे धरने पर। गाजियाबाद में किसानों के समर्थन में डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे ये वकील। वकीलों का आरोप है कि जब जमीन खाली करा दी गई है तो फिर किसानों को जेल में क्यों रखा गया, उनको छोड़ा क्यों नहीं जाता।
तो किसानों की रिहाई को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं वकील। गाजियाबाद में किसानों की रिहाई को लेकर ये बैठे हैं और डीएम ऑफिस के बाहर बैठकर इन्होंने किसानों की रिहाई की मांग की है। इनका कहना है कि अगर जमीन को खाली करा दिया गया है तो फिर वहां किसानों को अभी भी क्यों गिरफ्तार करके रखा गया, जो वहां से किसान गिरफ्तार किए गए। वेब सिटी में जमीन के लिए यहां पर किसान धरने पर बैठे थे और वहीं पर इन किसानों को गिरफ्तार किया गया था। तो डीएम ऑफिस के बाहर ये किसानों के समर्थन में वकील धरने पर आज बैठे, उसी दौरान की तस्वीर। यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर धरने पर बैठे हैं वकील? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही के अंदर जो गाजियाबाद पुलिस है और जीडीए की जो टीम है उसने किसानों का विरोध काफी झेलना पड़ा था और वेब सिटी के अंदर उन्होंने जमीनों को कब्जा मुक्त कराया था। और उसी के बाद से जो किसान है लगातार कई गांवों के वो विरोध कर रहे थे, जिसके बाद विरोध करने पर पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस पूरे मामले में जो वकील हैं आज डीएम से उन्होंने मिलने का प्रयास किया, लेकिन जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो डीएम के गेट के बाहर ही बैठ गए और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वकीलों का कहना है कि जब जमीनें मुक्त करा दी गई हैं, उनको कब्जा मुक्त करा दिया गया है, तो ऐसे में जो किसान है उनको जेल में रखने का क्या मकसद है, उनको तुरंत रिहा करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जो बिल्डर है वेब सिटी का, उसके इशारे पर ये पूरी कार्रवाई पुलिस कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो किसानों के समर्थन में डीएम ऑफिस के बाहर वकील बैठे थे धरने पर और उसी दौरान की यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं रामपुर में 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि रेप की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है। केमरी थाना क्षेत्र के हुरमत नगर गांव का यह पूरा मामला है। तो रेप की वारदात को अंजाम देकर आरोपी हुआ फरार। 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात को रामपुर में अंजाम दिया गया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। ये रामपुर जनपद के थाना केमरी का पूरा मामला है। तो 6 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम रामपुर में दिया गया। रेप की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। 6 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। इसमें बच्चे का मेडिकल कराया गया है, मुकदमा लिख लिया गया है और जो अभियुक्त था उसमें एक अभियुक्त बताया गया था, उस अभियुक्त को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हुए। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। रामपुर का मामला। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भी भेज दिया है। तो वारदात को अंजाम देकर आरोपी हुए फरार। केमरी थाना क्षेत्र के हुरमत नगर गांव का ये पूरा मामला है। तो वहीं यूपी लोक सेवा आयोग से एक बड़ी खबर इस वक्त है। यूपी पीसीएस 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। 434 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। तो यूपी लोक सेवा आयोग से यह बड़ी खबर है। यूपी पीसीएस 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। 434 अभ्यर्थी सफल घोषित इसमें किए गए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको यूपी लोक सेवा आयोग से हम दे दें, जहां पर यूपी पीसीएस 2019 का रिजल्ट जारी किया गया है। तो 434 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। यूपी पीसीएस 2019 का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें 434 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। यूपी लोक सेवा आयोग से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी पीसीएस 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो 434 अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित हुए हैं। एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, यूपी पीसीएस 2019 का रिजल्ट आउट किया गया है, अभी क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई?
बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी पीसीएस 2019 का रिजल्ट समय से यूपीएससी ने जारी कर दिया है और कहीं ना कहीं इसमें मथुरा के छात्र ने टॉप किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये साफ निर्देश दिया गया था कि जो भी भर्तियां हैं जो रुकी हुई हैं या जो प्रोसेस में है, कहीं ना कहीं उन भर्तियों को समय रहते पूरा किया जाए और इनसे कोई डिले न किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है जब यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है। सबसे बड़ी बात, तो हमारा संपर्क इसके वाजपेयी से कट गया है। फिलहाल आपको बता रहे कि 434 अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित किए गए हैं। तो 434 अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित किए गए। एसडीएम, डिप्टी एसपी समेत 25 सेवाओं के लिए यह चयन किया गया। UPPCS.up.nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो यूपी लोक सेवा आयोग से ये बड़ी खबर है। तो एस के वाजपेयी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ने जिस तरीके से समय से अपने रिजल्ट पिछले 3 सत्रों से लगातार जारी किए हैं, कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सीधे तौर पर निर्देशित किया था, जो भी उत्तर प्रदेश के भर्ती आयोग हैं वो अपनी भर्तियां निकाले और साथ ही साथ में समय रहते इनको पूरा करें। तो कहीं न कहीं उस क्रम में ये रिजल्ट आज 2019 का जारी हो गया है। तो निश्चित है कि जो भी अब में जो छात्र हैं वो अब सीधे तौर पर अब उसमें साक्षात्कार के लिए जाएंगे और आगे की प्रक्रिया को पूरी किया जाएगा। जी ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर रायबरेली से है, जहां पर योगी सरकार की अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई देखी गई। अपराधी हंसराज की बेनामी संपत्ति कुर्क कर दी गई है। ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की करने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम। जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरबाज का यह पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसको लेकर लगातार गुंडे माफियाओं की बेनामी संपत्ति कुर्क की जा रही है। इसी के तहत रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरबाज में अपराधी सरगना हंसराज उर्फ बब्बा की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। बताया जा रहा है कि हंसराज उर्फ बब्बा ने अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद कई बेनामी संपत्ति बनाई थी, जिसे न्यायालय के आदेश पर 2 मंजिला मकान और बाइक को कुर्क किया गया। ये थाना कोतवाली में एक शातिर बदमाश जिसका कि नाम हंसराज उर्फ बउआ है, जिस पे करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। उसकी संपत्ति की आज कुर्की की गई है। उसकी संपत्ति की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है, जिसमें कि एक 2 मंजिला मकान और उसका एक निजी वाहन सम्मिलित है। इस संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुर्क कर लिया गया है। ये थाना कोतवाली में एक शातिर बदमाश जिसका कि नाम हंसराज उर्फ बउआ है, जिस पे करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। उसकी संपत्ति की आज कुर्की की गई है। उसकी संपत्ति की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है, जिसमें कि एक 2 मंजिला मकान और उसका एक निजी वाहन सम्मिलित है। इस संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुर्क। तो इसी के साथ यूपी विशेष में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।